जय हिंद। वेलकम टू पटेल यूनिक स्टडी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के 5वें पार्ट के बारे में। इससे पहले हम शुरुआत की चीज़ों को, आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसके शुरुआत की चीज़ों को इसके पिछले 4 पार्टों में हम जो है डिस्क्राइब कर चुके हैं। अगर आप लोगों वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वो वीडियो देख सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं इससे कि पहले चौथे पार्ट में हमने बात किया था जो है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। उस किसी गोलीय दर्पण की, उत्तल या अवतल कोई भी गोलीय दर्पण होगा, उसकी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका हमने निगमन किया था इससे पहले की वीडियोज में। और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को खींचने के नियमों के बारे में हमने पढ़ा था। और तो ये हो गया कल का। अब आज का जो है, आज के बारे में हम बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो जो है पहली स्थिति इसकी होती है, पहली स्थिति होती है विभिन्न, लिखेंगे हम विभिन्न स्थितियों में, विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो इसमें अवतल दर्पण द्वारा जो है प्रतिबिंब बनने की हम टोटल 6 स्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल एक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला होगा, इससे कि पहले की वीडियोज में भी हमने पहली स्थिति के बारे में बता दिया था कि जब कोई वस्तु जो है अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तल में बनता है। तो माना कोई अवतल दर्पण है, इस प्रकार से अवतल दर्पण है, इसको हम नाम दे देते हैं M1 M2। माना कोई अवतल दर्पण है M1 M2, इसके जो है बाहरी भाग पर, उभरे हुए भाग पर पारे की कलाई की जाती है, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसका ध्रुव P है। कोई अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। ठीक है। माना कोई जो है वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट जो अनंत पर स्थित है, ये हो गया अनंत कोई ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ से जो है जो किरणें, यहाँ से अनंत से किरणें चलती हैं, तो जो है फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, और जो है वक्रता केंद्र से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। इसको थोड़ा सीधा करके बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो है फोकस तल में इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ये अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये हो गया जो है अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा। यहाँ पे जो है किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा होगा, और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गई प्रतिबिंब की प्रकृति की बात। और हम बात करेंगे प्रतिबिंब की स्थिति की। कहाँ प्रतिबिंब बनता है, तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस तल में बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब जो है फोकस तल में बनेगा, प्रतिबिंब फोकस तल में बनेगा। तो हम पहला ही स्थिति जो हो गई, वस्तु जब अनंत पर स्थित होगी तो उससे जो है प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस तल में बनेगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होगा। तो ये हो गई बात पहली। और पहली वस्तु में जब जो है वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है तथा फोकस तल में बनता है। और हम बात करेंगे अगली स्थिति के बारे में, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है। दूसरी स्थिति होगी, सेकंड स्थिति होगी, जब वस्तु अनंत तथा
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, स्थित हो। तो फिर हम उसी प्रकार से चित्र बनाएंगे। माना कोई अवतल दर्पण है, माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है, M1 और M2 है। ये कोई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो है मुख्य अक्ष है, ये इसके मुख्य अक्ष है। इसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र जो है C है। तो यहाँ पे जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु बनाएंगे। तो यहाँ पे है जो वस्तु रखेंगे, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, थोड़ा छोटा बनाएंगे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और जो है यहाँ पे जो वक्रता केंद्र से किरणें जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये इस प्रकार से बनाएंगे, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाता है। ये बाहरी भाग पर कलई भी दिखा देंगे। तो ये हो गई दूसरी बात कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है, ये वक्रता केंद्र है, ये अनंत पॉइंट के बीच में स्थित है, तो इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रकृति प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति प्रतिबिंब की जो है किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और जो है वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा होगा। और जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो है उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है ओ डैश, तो ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश नीचे बनेगा, ओ का प्रतिबिंब आई ऊपर बनेगा, ओ डैश का उल्टा प्रतिबिंब आई आई डैश बन जाता है। तो है प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, वस्तु से छोटा तथा उल्टा। और स्थिति की हम बात करेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में होगा। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तो ये हो गई दूसरी बात कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और जो है वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा। तो ये हो गई दो स्थितियां। और तीसरी बात करेंगे जब हम प्रतिबिंब जो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और उसकी प्रकृति क्या होगी? तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। तो फिर से हम वही बात करेंगे। माना कोई अवतल दर्पण है और जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बाहरी भाग पर कलई की जाएगी। अवतल दर्पण में परावर्तन आंतरिक भाग से होता है और उत्तल दर्पण में जो है परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। पिछली वीडियोज में हम बता चुके हैं। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। इसका पोल जो है ध्रुव P है और फोकस जो है F है और वक्रता केंद्र C है। माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका जो है ध्रुव P, वक्रता केंद्र C और फोकस F है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वस्तु यहाँ पे रखेंगे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं प्रतिबिंब खींचने के नियमों में। जो मुख्य फोकस से वस्तु होकर जाएगी वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और दूसरी किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर जाती हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इसका प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बन जाएगा। माना कोई ऑब्जेक्ट ओ डैश है तो ओ डैश का जो है प्रतिबिंब बनेगा नीचे, ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश होगा और जो है ओ का प्रतिबिंब आई होगा। तो ओ डैश कोई वस्तु है जो वक्रता केंद्र पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही आई डैश उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये हो गई, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा। तो इसकी स्थिति की हम बात करेंगे।
जो है ये स्थित, तो इसकी स्थित होगी वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति जो है वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रकृति जो है इसके उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु के बराबर बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर किरणें वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं हम ओ डैश का उल्टा प्रतिबिंब आई डैश बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, उल्टा होगा और जो है वस्तु के बराबर होगा। वस्तु के बराबर, इसके आकार की बात करेंगे तो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा होगा और जो है वास्तविक होगा, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर। तो ये तीसरे पॉइंट की बात हो गई, तीसरी स्थिति की बात हो गई। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गई तीसरी स्थिति के बाद। और चौथी स्थिति की हम बात करेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होगी तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चौथी जो आपकी स्थिति होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच स्थित हो, फोकस के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होगी तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वही बात हम फिर से करेंगे। माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P है, ये इसका ध्रुव होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र जो है C है। इसके परावर्तन आंतरिक भाग से होंगे, ये पारे की कलई या लाल ऑक्साइड की कलई होती है। M1 M2 है, इसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। तो हम बात करने वाले हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित होगी। तो ये हमने वस्तु, ये है फोकस आपका, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसके बीच में कोई वस्तु बना दी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जो होती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। हम प्रतिबिंब खींचने के नियमों में बात कर चुके हैं। तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें चलेंगी, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। और जो है मुख्य फोकस से जो किरणें जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो इसका प्रतिबिंब जो है वो बनेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको जब हम सेट करके बनाएंगे तो वह जो है सही से बन जाएगा। इसमें जो है दूरियां सही नहीं होती हैं तो प्रतिबिंब थोड़ा इधर उधर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका जो है ध्रुव P है। तो जो इसकी हम बात करेंगे, इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं किरणें वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये बात हम भली बात जानते हैं। जो है मुख्य फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये भी हो गया। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब जो है स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति की हम बात करेंगे तो जो प्रतिबिंब है वो बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की हम अगर बात करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। ये कोई वस्तु है ओ डैश, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा आई डैश। जो है ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है और ओ का प्रतिबिंब आई है, तो वास्तविक होगा और जो है उल्टा होगा। ये हो गई बात चौथे पॉइंट की, चौथी स्थिति की। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित है तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाता है। और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब हम बात करेंगे जो है चौथी स्थिति हो गई, पांचवी स्थिति के बारे में, जब प्रतिबिंब जो है फोकस पर स्थित होगा। तो इससे पहले की हमने बात की थी, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है।
फोकस तल में बन जाता है। और अब पांचवा पॉइंट जो होगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन जाएगा। ठीक रिवर्स पॉइंट होगा। पहला पॉइंट जो था उसका ठीक रिवर्स पॉइंट जो है पांचवा पॉइंट आपका होगा। पांचवी स्थिति पहली स्थिति की ठीक रिवर्स होगी। तो पांचवी स्थिति होगी जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो है ये माना कोई अवतल दर्पण है, M1 M2 है, इसका जो है प्रिंसिपल एक्सिस A है, इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। ठीक है, इसके बाहरी भाग पर कलई की जाएगी, परावर्तन आंतरिक भाग से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी है जो है ये जो यहाँ पे फोकस पे, इसके मुख्य फोकस पे हमने कोई वस्तु रख दी ओ डैश, माना ओ डैश कोई वस्तु है जो इसके मुख्य फोकस पर स्थित है। तो इसके जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ये बात हो गई। जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात जो है मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। और दूसरी जो किरणें होंगी जो है फोकस और जो है वक्रता केंद्र से जो किरणें जाएंगी वो परावर्तन के पश्चात पुनः अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। हो गया, तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर कहीं इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। इससे पहला पॉइंट था जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था जो है अनंत से जो अनंत पर वस्तु स्थित होती है इसका प्रतिबिंब फोकस पर बन जाता है। ठीक उसी का रिवर्स पॉइंट, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन जाएगा। तो इसकी हम स्थिति की बात करेंगे। स्थिति जो होगी तो है जो है प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित होगा, तो अनंत पर बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे तो प्रतिबिंब की जो है प्रकृति की बात होगी तो प्रतिबिंब होगा वास्तविक। प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा होगा। ये हो गया आपके पांचवें पॉइंट के बाद, जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। अब हम जो छठी स्थिति होगी तो वस्तु ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। इसमें जब वस्तु जो है ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में स्थित होगी तो वही बात फिर से माना कोई अवतल दर्पण है, M1 M2, इसके बाहरी भाग पर कलई की जाएगी, उभरे हुए भाग पर कलई की जाएगी और परावर्तन जो है इसके आंतरिक भाग से होगा। माना इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र जो है C है। ये बात हो गई अवतल दर्पण की। तो जो है वस्तु हमने रखी है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हमने कोई वस्तु रख दी, तो इससे जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। और जो है वक्रता केंद्र से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम जब आगे लाइन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हम इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा और ये होगा इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो जो है इसके प्रतिबिंब की स्थिति की बात करेंगे तो जो है दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। जो है दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, दर्पण के पीछे हम बोल सकते हैं, दर्पण के पीछे बनेगा। और जो है प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब
प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करेंगे। प्रतिबिंब की जो है प्रकृति होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, कैसा होगा प्रतिबिंब, तो जो है प्रतिबिंब आभासी होगा। किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो किरणों का प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। सीधा होगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। सीधा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी होगा। सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गई 6 स्थितियां अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की। 6 स्थितियां, हम 6 स्थितियां फिर से रिपीट करते हैं। तो पहली स्थिति हमने बात की थी, जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस तल में बनता है। और जो है प्रतिबिंब कैसा होगा, तो वस्तु से छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। और जो है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा और फोकस तल में बनेगा। और दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। तीसरी स्थिति हम बात करते हैं, जब प्रतिबिंब जो है सी पर रखेंगे, यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही हमें प्राप्त हो जाता है। उल्टा होता है, वस्तु के बराबर होता है और वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और चौथी स्थिति, जो अगली स्थिति जो होगी, तो हम बात करेंगे कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे हम, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाता है। ठीक, अगली स्थिति होगी पहली स्थिति की रिवर्स, बिल्कुल 5वीं स्थिति है। तो जब प्रतिबिंब, जब हम यहाँ पे वस्तु रखेंगे फोकस पे, तो फोकस पर जब वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन जाएगा, वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। अगली स्थिति की हम बात करेंगे। अगली स्थिति ये है आपकी, जब वस्तु जो है फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब सीधा होगा, आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा। यही कारण है कि जो है हम सेविंग करने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण में हम अपना जो मुंह होता है उसको मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में हैं, तो जो है हमारा प्रतिबिंब उसमें जो बनता है वो सीधा बनता है, आवर्धित बहुत बड़ा बनता है और आभासी बनता है। तो यही कारण है कि इसमें जो है हमारी दाढ़ी जो होती है वो बड़ी बड़ी दिखाई देती है, जिससे हम सेविंग कर लेते हैं। इसीलिए सेविंग करने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें अपने मुंह को हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। और अगली हम बात करेंगे जो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब उत्तल दर्पण की जो है एक ही स्थिति है, जो है सभी स्थितियों में प्रतिबिंब जो है उसमें एक ही स्थिति पर बनता है। दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहली स्थिति एक ही स्थिति है, उसके बारे में बात करेंगे। माना कोई उत्तल दर्पण जो है M1 M2 कोई उत्तल दर्पण है, M1 M2 उत्तल दर्पण है, जिसके आंतरिक भाग पर कलई की जाएगी और उभरे हुए भाग से परावर्तन होंगे। इसका जो है मुख्य फोकस है, जो है ये मुख्य अक्ष है, इसकी मुख्य अक्ष है, इसका ध्रुव P है और इसका फोकस इस तरफ होगा, इसका फोकस F है और वक्रता केंद्र जो है C है। तो जो है हम इसमें जो किरणें होती हैं इसको हम बाईं ओर से डालते हैं। तो इसकी मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है O डैश, इसका कोई ऑब्जेक्ट O डैश है, इसके जो है मुख्य अक्ष पर इधर रखा हुआ है। ठीक है, तो इससे जो है मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाएंगी, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं आती हैं, आती हुई प्रतीत होती हैं। इसको हम डॉटेड बनाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात। जो है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरी हम बात करेंगे जो है जो किरणें वक्रता केंद्र की से होकर जाती हैं, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये हो गया
ये ऐसे जाएंगी किरणें, ठीक है। वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बन जाएगा। तो ये होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। यहाँ पे जो है इसका प्रतिबिंब को होगा, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वस्तु के दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे, दूसरी ओर, वस्तु के दूसरी ओर या दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और अगला पॉइंट जो होगा इसमें बात करेंगे प्रकृति की, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो जो है प्रतिबिंब आभासी होगा, किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं, मिलती हुई प्रतिबिंब प्रतीत होती हैं। आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा, आभासी वस्तु से छोटा, प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा और जो है सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गई प्रतिबिंब की प्रकृति की बात। जो है वस्तु किसी भी स्थिति में इधर रखी जाए उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। यहाँ पे लिख लेंगे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। किसी भी स्थिति में इसमें वस्तु रखी जाए उसका प्रतिबिंब जो है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनेगा। आभासी प्रतिबिंब होगा और वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा, ठीक है। तो ये होगा हमें उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। और जो है हमारा अगला पॉइंट होगा, अगला पॉइंट हम बात करेंगे जो है गोलीय दर्पण के लिए UV-F में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए U,V,F में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध निकालना है। तो हम पहला करेंगे अवतल दर्पण के लिए निगमन करेंगे। अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए हम निगमन करते हैं। तो हम बात करते हैं, माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है, माना कोई अवतल दर्पण जो है M1 M2 है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे कलाई होगी, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका ध्रुव जो है P है, वक्रता केंद्र C है और फोकस जो है इसका F है। तो यहाँ पे माना कोई वस्तु स्थित है, तो जो इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात इसके मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ये बात हम सीख चुके हैं। और जो है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं, अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। ये होगा इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। कोई वस्तु है O डैश, तो इसका उल्टा प्रतिबिंब I डैश बनेगा। O डैश का प्रतिबिंब I डैश है, O का प्रतिबिंब I है। तो हम निगमन स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इसका कोई लंब डालते हैं, ये माना कोई बिंदु A है, A पर टकराती हैं, ये इसका पॉइंट जो है N है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके निगमन की। तो इसका निगमन स्टार्ट करेंगे। ये जो है वस्तु O डैश का प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब I डैश बन जाता है। तो इसमें हम एक चीज देख रहे होंगे कि जो है O डैश C और I डैश C जो है शीर्षाभिमुख कोण है। इस तरह से अगर कोण बनता है तो यह है जो शीर्षाभिमुख कोण। तो इसी तरह से हम लिखेंगे O डैश C तथा I डैश C शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण है। तो इसका जो है इसका हम समीकरण लिखेंगे O डैश अपान I डैश, O डैश अपान I डैश, और इसको हम लिखेंगे इसका आधार बटे इसका आधार, इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई और इसका आधार बटे इसका आधार बराबर हो जाएगा, बराबर OC अपान CI IC। ये इसका हम समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। ये हो गया, ठीक है। और इसी प्रकार हम देखेंगे जो है I डैश F और ANF जो है शीर्षाभिमुख कोण है, I डैश F तथा ANF ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है,
ये हो गया आपके शीर्षाभिमुख कोण। तो उसी प्रकार से इसमें भी हम लंबाई बटे इसकी लंबाई बटे में इसका बराबर इसका आधार बटे में इसका आधार बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण यही होता है। तो हम लिखेंगे आई आई डैश, यहाँ पे लिखेंगे पहले ए एन अपान आई आई डैश बराबर, और इसका आधार लिखेंगे एफ एन अपान आई एफ। इसको हम समीकरण सेकंड बनाएंगे। ये हो गई बात शीर्षाभिमुख कोण की। और अब हम इसमें देखेंगे, माना दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, माना दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो जो है NF बराबर PF के बराबर हो जाएगा। NF इज इक्वल टू PF, नियर अबाउट होगा, बराबर नहीं होगा, नियर अबाउट। NF इज नियर अबाउट PF। ठीक है, तो यहाँ पे NF की जगह पे हम PF लिख देते हैं। AN बटे में आई डैश बराबर PF बटे में FI। PF FI या IF एक ही बात है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो है OO डैश और AN बराबर में है, क्योंकि ये जो किरणें समांतर चलती हैं, समांतर चलने वाली की किरणों की दूरियां आपस में समान होंगी। ठीक है, तो OO डैश बराबर AN। तो लिखेंगे चूंकि OO डैश इज इक्वल टू AN, तो हम AN की जगह पर इसमें OO डैश लिख लेंगे। OO डैश बटे में आई डैश बराबर PF बटे में FI। ये हो गई बात। ये बनेगा आपका थर्ड समीकरण। तो हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यह थर्ड समीकरण होगा। यह फर्स्ट समीकरण। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा थर्ड से। तो इसमें हम तुलना करेंगे O डैश अपान आई डैश बराबर OC अपान IC, O डैश अपान आई डैश बराबर PF अपान FI। तो इसका RHS सेम है, तो LHS इसका हम बराबर कर देंगे। तो OC बटे में IC बराबर PF बटे में FI हो गया। यह समीकरण आपका नेक्स्ट फोर्थ समीकरण बन गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे OC क्या है? OC हमें OC निकालना है। तो OC हम कैसे निकालेंगे? PF माइनस PC अगर हम कर दें, PF माइनस PC अगर हम कर दें तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। हमें OC निकालना है, ये दूरी हमें निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ये टोटल दूरी माइनस ये अगर हम इसमें से घटा दें तो हमें ये मिल जाएगी। तो PO माइनस PC, तो हमें OC मिल जाएगी। ये टोटल दूरी में से जो इसको हम हटा देंगे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो PO माइनस PC, और जो है IC क्या है? I और C, IC हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे PC माइनस PF, PC माइनस PI, तो हमें CI मिल जाएगा। IC निकालना है, ये दूरी निकालना है, तो टोटल दूरी में से ये दूरी निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। तो PC माइनस PI इज इक्वल टू PF को ऐसे ही लिखेंगे। PF जो है फोकस दूरी होगी, इसको ऐसे ही लिखेंगे। और बात होगी FI की। FI हमें निकालना है, तो PI माइनस PF। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण। नेक्स्ट फिफ्थ समीकरण बन गया आपका। और हम इसमें रखेंगे, माना जो है ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी U है, और जो है वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी U को हम वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे U से डिनोट करते हैं, स्मॉल u से। ठीक है, और जो है वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम P से डिनोट करते हैं। और जो है ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां सारी माइनस में ली जाती हैं। तो हम लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, माना PO बराबर माइनस U, PO बराबर माइनस U, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को माइनस U लिखेंगे, और प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी को यानी कि PI बराबर माइनस V, PI इज इक्वल टू माइनस V,
पी आई इज इक्वल टू माइनस बी, और जो है पी एफ बराबर माइनस है, पी एफ जो है फोकस दूरी है, पी एफ बराबर माइनस एफ। ये हो गई चीज़ें, और ये चीज़ें जो हैं इनको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। पी ओ की जगह पे माइनस यू लिखेंगे, पी ओ की जगह पे माइनस यू लिखेंगे, पी ओ की जगह माइनस यू, माइनस लगाएंगे, पी आई लिखेंगे, पी आई की जगह माइनस बी लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस पहले से लिखा था, और ये लिखेंगे हम माइनस बी, और बटे में लिखेंगे पी सी माइनस पी आई। तो पी सी क्या है, पी सी जो है, पी सी को भी हम यहाँ पे लिखेंगे पी सी बराबर माइनस आर होगा। पीसी जो है ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, पीसी माइनस आर होगा, माइनस आर माइनस पी आई है माइनस बी, माइनस माइनस बी, ठीक है, बराबर पी एफ बराबर माइनस एफ, वहाँ पे हमने लिखा है पी एफ बराबर माइनस एफ। अब पी आई माइनस पी एफ, पी आई हमने लिखा है माइनस बी माइनस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे पी एफ बराबर माइनस एफ, तो यहाँ लिखेंगे माइनस एफ। ये हो गया आपका समीकरण नंबर नेक्स्ट 6 समीकरण। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, और यहाँ पे इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसको हम हल करेंगे तो हमें सूत्र मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। तो इसको सॉल्व करने पर हमें जो है इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम एक बार फिर से समझा देते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है, इसको हम फिर से समझा देते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे मिटा के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें जो भाषा लिखनी होगी निगमन के पहले वो ये है कि माना कोई अवतल दर्पण M1 M2 है, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्रता केंद्र जो है C है। माना कोई वस्तु मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु O डैश स्थित है, जहाँ पे O डैश से चलने वाली किरणें परावर्तन जो है दर्पण के बिंदु A पर टकराती हैं और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, और बिंदु O डैश से चलने वाली दूसरी किरण परावर्तन के पश्चात उसके वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात जो है अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार O डैश का प्रतिबिंब I डैश और O का प्रतिबिंब I बन जाता है। इसी प्रकार से O डैश का प्रतिबिंब I डैश बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी प्रतिबिंब बनने की। और माना कोई जो है इसके ध्रुव P के समीप एक लंब डालते हैं, बिंदु A पर एक लंब डालते हैं, जिससे ये जो है AN इसका एक लंब है, ठीक। और बात करते हैं हम अगली निगमन की बात होगी, ये आपकी भाषा हो गई। तो O डैश C तथा I डैश C शीर्षाभिमुख कोण है, तो जो है इसकी लंबाई बटे इसकी लंबाई बराबर इसका आधार बटे में इसका आधार। तो ये होगा O डैश अपान I डैश बराबर O डैश अपान I डैश। इसको हम इतना देखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इधर का देखेंगे, ये वाला चित्र जो देखेंगे O डैश अपान I डैश बराबर OC बटे में IC, ठीक है। ये समीकरण फट बना देंगे। और अब हम इसके इधर की चीज़ें देखेंगे, इसके इधर की ऐसे देखेंगे, ये जो है ये इस प्रकार से कोण बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम I डैश F तथा AN F जो है शीर्षाभिमुख कोण है, वहीं फिर से। तो AN बटे में I डैश AN बटे में I डैश बराबर जो है इसकी लंबाई बटे में इसकी लंबाई बराबर इसका आधार बटे में इसका आधार, यानी कि FN बटे में IF। समीकरण नंबर 2 बना देंगे। अब हम लिखेंगे माना दर्पण का जो है द्वारक की बात हमने की थी। द्वारक क्या होता है, द्वारक की परिभाषा हम पहले बता चुके हैं। तो जो है इसका जो परावर्तक सतह होती है, किसी गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह होती है, उसका जो व्यास होता है, उसका डायमीटर होता है। जैसे इसको हम ऐसे समझेंगे कि माना जब हम कोई धनुष बनाते हैं, इस तरह से जब हम धनुष बनाते हैं तो उसमें जो रस्सी बांधते हैं यही इसका जो है द्वारक होता है, ठीक है। ये जो होता है यही द्वारक होता है। तो हम इसमें बात करेंगे, इसमें कैसे होगा, जैसे उसको हम समझ लेंगे समझने के लिए कि जो इसका एक परावर्तक सतह होती है, उसका व्यास जो होता है वही उसका द्वारक होता है। तो माना दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, तो इसकी जो है
इसका दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो NF जो ये दूरी है ये इसके बराबर हो जाएगी, लगभग इसके बराबर हो जाएगी, NF इज इक्वल टू PF लगभग। ठीक है, तो इसका जो हमने समीकरण सेकंड बनाया था, इसमें जो NF की जगह पे हम PF जो है पुटअप कर देते हैं, तो ये हमारा अगला समीकरण बन जाएगा AN/II बराबर PF बटे में FI। ये अगला समीकरण बन गया। और इसमें हम देखेंगे एक चीज़ कि ये जो है समांतर किरणें चलती हैं, तो समांतर किरणें चलती हैं तो यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी समान होगी, तो O' बराबर AN हो जाएगा। तो हम AN जो यहाँ पे हमने लिखा था AN की जगह पे O' हम पुटअप कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा O'/II बराबर PF बटे में FI। इसकी तुलना समीकरण थर्ड बनेगा हमारे, और समीकरण थर्ड की तुलना हम समीकरण फर्स्ट से करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे जो है LHS का पार्ट हमारा O'/II सेम है, तो इसकी हम तुलना करेंगे, इसको LHS इज इक्वल टू RHS कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो OC/IC जो है OC/IC PF/FI के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूरियां जो हैं हम इसमें से देख लेंगे, इसमें से निकाल कर लिख लेंगे। OC है तो ये दूरी जो है OC है, OC को हम कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी माइनस ये, माना हमें ये जैसे कोई लाइन है तो हमें ये दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी माइनस ये, इसको हम निकाल देंगे तो ये हमें मिल जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमें OC निकालनी है, तो PO माइनस PC हम कर देंगे, PO माइनस PC करेंगे तो हमें OC प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई। और अगला हम नीचे है IC, हमें I और C ये दूरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, PC माइनस PI। ठीक है, PF ये यहाँ से P से F, इसको हम नहीं, इसमें कुछ ऐसा नहीं करना है क्योंकि PF सीधे फोकस दूरी है। तो यहाँ पे था अगला FI, तो FI निकालना है तो PI माइनस PF, इसी प्रकार से हम सारी जो है डिस्टेंस लिख लेंगे। और हम अगला बात करेंगे जो है चिन्ह परिपाटी की, जो है ध्रुव से इसके दाहिनी ओर की जो दूरियां ली जाती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, इसके बाईं ओर की दूरियां जो ली जाती हैं वो नेगेटिव ली जाती हैं, इसके ऊपर की सारी दूरियां जो है धनात्मक ली जाती हैं, ध्रुव के नीचे की सारी दूरियां जो है ऋणात्मक ली जाती हैं। तो हम इसको चिन्ह के साथ रखेंगे, जो है दर्पण में जो आपके न्यूमेरिकल सांख्यिक प्रश्न बनते हैं उसमें जो है इसका चिन्ह का बहुत महत्व होता है, तो इसमें चिन्ह को ध्यान से रखेंगे। ठीक है, तो PO जो है, PO क्या है, तो P और O, P क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका ध्रुव है, सारी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट और ध्रुव के बीच की दूरी, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसको हम -U से डिनोट करते हैं, वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी को -U से डिनोट करेंगे। तो जो है ये दूरी चूंकि दाहिनी ओर हमारी बाईं ओर है, सॉरी जो दूरी बाईं ओर है, बाईं ओर की दूरियां नेगेटिव ली जाती हैं, हमने अभी बताया था आपके चिन्ह परिपाटी में, तो जो है इसको हम लिखेंगे -U। ठीक है, और अगला हम बात करते हैं PI की। PI क्या है, PI जो है वस्तु के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को -V से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये दूरी जो है हमारे बाईं ओर है और बाईं ओर की दूरियों को ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए PI को -V हमने लिखा। और PF है, PF क्या है, PF है जो फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। PF जो है फोकस दूरी है, चूंकि दूरी बाईं ओर है, सॉरी बाईं ओर है, इसलिए इसको हम ऋणात्मक लिखेंगे। और PC क्या है, PC जो है मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है, PC जो है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है। परिभाषाओं में हमने बताया था दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को जो है वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। चूंकि ये दूरी बाईं ओर है इसलिए इसको PC बराबर -R लिखेंगे। ये हो गई आपकी चित्र की बात। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमने यहाँ पे नोट कर ली हैं इसको हम इसमें पुटअप करेंगे, जो भी दूरियां लिखी हैं यहाँ पे सारी लिखी हुई हैं, तो हम लिखेंगे U जो है PO बराबर -U, यहाँ पे माइनस लगा था वो माइनस लगाएंगे। ठीक है, PC बराबर -R, सॉरी PO माइनस PC है, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे लिखेंगे -R, PC बराबर -R। ठीक है, नीचे फिर लिखेंगे -R, फिर यहाँ पे जो इसमें आया है माइनस वो लगाएंगे, फिर PI बराबर -V, PA बराबर -F, और जो है फिर नीचे PI -V -2 ये वाला आएगा। फिर इसमें से
जो है माइनस लगाएंगे एफ माइनस एफ, ये बराबर माइनस एफ। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और इसको हम साफ करते हैं और इसका जो है आगे हल करते हैं। तो माइनस यू माइनस यू माइनस यू माइनस यू, ये माइनस माइनस मिलके प्लस प्लस आर बटे में माइनस आर प्लस वी, माइनस आर प्लस वी बराबर माइनस एफ बटे में माइनस बी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके से गुणा होगी माइनस यू प्लस आर की गुणा होगी माइनस बी प्लस एफ से बराबर माइनस एफ की गुणा होगी माइनस आर प्लस बी से। ठीक है, तो इसको ही हम गुणा करते हैं। तो माइनस वी प्लस बी तो यू वी, माइनस यू की एफ से तो माइनस यू एफ प्लस आर की जो है माइनस बी से तो माइनस आर बी, माइनस आर बी प्लस आर की गुणा एफ से तो एफ आर प्लस एफ आर बराबर एफ आर माइनस एफ वी। इससे पहले हमने एक निगमन किया था कि जो है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, चूँकि एफ इज इक्वल टू आर बाई टू तो लिखेंगे आर बराबर स्मॉल आर लिखेंगे, आर बराबर 2f। जहाँ भी आर है वहाँ पे हम 2f को उल्टा कर देंगे तो यू वी माइनस यू एफ, आर की जगह 2f लिखेंगे माइनस 2f वी प्लस एफ आर की जगह 2f लिखेंगे प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस एफ वी। ठीक है, ये हो गया। तो देखेंगे हम ये इक्वल का चिन्ह है 2f स्क्वायर, इसको हम इधर लाएंगे माइनस में आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f_v और ये जो एफ वी इधर आएगा प्लस एफ वी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 2f प्लस एफ वी बचेगा माइनस का यू वी माइनस यू एफ बराबर एफ वी, एक एफ वी बचेगा माइनस का, उसको इधर ले जाएंगे प्लस का एफ वी हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग करने पर दोनों पक्षों में हम यू वी एफ से भाग कर देंगे। इसको यू वी एफ से भाग करेंगे तो इसमें बचेगा 1/f माइनस इसमें यू वी एफ से भाग करेंगे तो u कट जाएगा, f कट जाएगा, बचेगा v माइनस 1/v बराबर इसमें u v f से भाग करेंगे बचेगा 1/u। तो इसको हम लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये आपका होगा जो है अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन। कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेप हमें याद रखने होंगे, आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, देखने में बड़ा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध। और तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इससे आगे की बात जो हम करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको जो है वीडियो कैसा लगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं आपके 6th पार्ट में।